संजय निरुपम का 24 घंटे का अल्टीमेटम, जताया आक्रोश। कल भारत के 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस चुनाव में महाराष्ट्र के राज्यपाल भारत श्री सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। सुबह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस प्रकार का वातावरण बना रखा था कि एनडीए का उम्मीदवार पराजित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नियंत्रण कमजोर हो गया है। इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा था, दुष्प्रचार किया जा रहा था। हमारे वोट टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इंडिया आघाड़ी का, इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार वो जीत सकता है। इस प्रकार का दुष्प्रचार चल रहा था। शाम होते होते पता चला कि एनडीए गठबंधन के पास जितने वोट थे उम्मीदवार के लिए, उससे ज्यादा वोट एनडीए गठबंधन को मिला और इनके पास जितने वोट थे उससे काफी कम इनको वोट मिला। मैं एक जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि एनडीए की स्ट्रेंथ 425 थी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे सदस्य हैं एनडीए गठबंधन के, उसके हिसाब से 425 थी। वाईएसआर पार्टी ने हमें सपोर्ट किया तो 436 हो गई थी, लेकिन हमको वोट मिले हैं 452, मतलब 16 अतिरिक्त वोट मिले। इंडिया गठबंधन, उनके जो उम्मीदवार थे अधिकृत तौर पर बताया जा रहा है 315, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट वगैरह के वो संपर्क में थे, जिसके आधार पर 324 मत थे उनके उम्मीदवार को वोट मिले 300। मतलब हमें जो 16, इसमें से नहीं, इसके अलग से 15 वोट रद्द हुए हैं। उसके बाद 10-15 लोगों ने एब्सटेन किया है, वो सब अलग आंकड़े हैं। कुल जो सबसे बड़ा जो एक हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि हमारे उम्मीदवार को 16 वोट ज्यादा मिले। ये 16 वोट किसके हैं? किस पार्टी के सांसदों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की? मैं अपनी जानकारी के आधार पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उबाठा के 5 खासदार हमारे संपर्क में थे और उबाठा के 5 खासदार ने क्रॉस वोटिंग की और हमारे उम्मीदवार को जिताया। उनकी सदस्यता को कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि इस व्यक्ति इस प्रकार का विप नहीं था। इसी तरह से शरद पवार जी की पार्टी के भी कुछ खासदार, कुछ सांसद टूटे हैं। मतलब महाराष्ट्र के राज्यपाल को देश का उपराष्ट्रपति बनाने में महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष के खासदारों की एक भूमिका है। इसको मैं पूरे गर्व से और खुशी से स्वीकार कर रहा हूं। और जो लोग हमारे सांसदों को तोड़ना चाहते थे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह तैयार करना चाहते थे, वो उल्टे मुंह नीचे गिर गए और उनकी पूरी तरह से पराजय हुई। हो सकता है इस चुनाव के बाद अब वो वोट चोरी का रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि जो कुछ था एकदम पारदर्शी था। ईवीएम में कोई घोटाला था ये भी नहीं कहेंगे, वोटर लिस्ट में किसी प्रकार का घोटाला था ये भी नहीं कहेंगे। लेकिन जब तक रिजल्ट आ रहा था और इंडिया गठबंधन को लग रहा था कि तमाम हाइप क्रिएट करने के बावजूद वो पूरी तरह से पराजित हो गए हैं, तब तक नेपाल की घटना हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान खींचने लगी थी। नेपाल में पिछले 48 घंटों में, बल्कि उससे ज्यादा समय से, एक जबरदस्त हिंसक आंदोलन चल रहा है। वहां के नौजवानों ने, खासकर जो जेनजीज हैं, जो लगभग 20 साल और 30 साल के बीच की उम्र वाले बच्चे हैं, वो नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार और वहां पर व्याप्त लगभग 19% की जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ कर रहे थे। इस बीच पुलिस की गोलीबारी होती है, जिसमें लगभग 19 लोग मारे जाते हैं। उसकी वजह से आंदोलन और भी हिंसक हो जाता है। और कल उन लोगों ने नेपाल की संसद को जला दी। नेपाल का जो सिंह दरबार है, जो उनकी सरकार का मुख्यालय माना जाता है, जो लगभग 1900 कुछ में बनाया गया था, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया था। एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है वो। उस इमारत को जला दिया गया। कई मंत्रियों को मारा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी थी, उनको आग लगा के जला दिया गया। एक वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। प्रधानमंत्री डर के मारे इस्तीफा देकर के भाग गए, काठमांडू छोड़ के, नेपाल छोड़ करके।
ये जो कुछ नेपाल में हुआ उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक जनतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते और मानवीय आधार पर मैं समझता हूं हिंसा किसी भी चीज का इलाज नहीं। जो नेपाल में हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और नेपाल के युवकों से अपील करते हैं कि आप अपनी संपत्ति, अपने देश की संपत्ति को जला के राख करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सरकार बदलना है, उसके लिए जनतांत्रिक तरीका था, लेकिन इस पूरे हिंसक वातावरण को भारत में भी लाना चाहिए। इस प्रकार के टोन के साथ इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने अपने बयान देने शुरू किए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि याद रखिएगा, नेपाल के बगले में बिहार है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नेपाल जैसा बिहार में आप हिंसा भड़काना चाहते हैं। उबाठा के प्रवक्ता और जो भांडुप के भूंगे हैं, जो अक्सर झूठ ही बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, उन्होंने कल 2-3 घंटे के अंदर 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट के माध्यम से वो सरकार को डराने, धमकाने और नेपाल जैसी परिस्थिति हिंदुस्तान में पैदा होनी चाहिए, इस प्रकार का बयान जारी किया। पहला ट्वीट उनका आता है जिसमें नेपाल के एक हिंसा का वीडियो टैग किया। उसमें लिखते हैं कि यह स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और टैग करते हैं बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी को। जाहिर सी बात है, आप सरकार को धमका रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल में हुआ उस तरह से यहां भी हम कर देंगे। आगे एक ट्वीट करते हैं वो, नेपाल के वित्त मंत्री के पीटे जाने का वीडियो टैग करते हुए कि नेपाल के वित्त मंत्री, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, और टैग करते हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम लिख के टैग करते हैं बीजेपी को, निर्मला सीतारमण को और प्रधानमंत्री मोदी को। इसके बाद नेपाल का ही एक और वीडियो टैग करते हुए लिखते हैं, जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया उसके बाद अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, This unrest is unfolding along India's border. Demands serious study by Indian policy makers. टैग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, हैशटैग नेपाल क्राइसिस। इंडिया का पॉलिसी मेकर मतलब कौन है? आज की सरकार में बैठे लोग। यह अपने देश में बांग्लादेश और नेपाल या श्रीलंका की तरह हिंसा भड़काने का एक षड्यंत्र रचने का सब। एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले लोग हाथ में भारत के संविधान की लाल किताब लेके घूमते हैं और बार बार कहते हैं कि देश में संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, संविधान का राज लागू होना चाहिए, इसलिए हमको सरकार दीजिए, और यह सरकार संविधान विरोधी है। अब संजय राउत की तरह जो लोग हैं, उन्होंने जो बयान दिया, क्या वो संविधान के दायरे में आता है? क्या देश के कानून और व्यवस्था के अंदर आता है? जी नहीं, यह देश विरोधी बयान है, यह एक प्रकार का देशद्रोह है। आईपीसी खत्म हो गया है, सरकार ने भारतीय न्याय संहिता लागू की है और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 को हमने पढ़ने की कोशिश की। 150 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 150, जो व्यक्ति भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करे, अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इन गतिविधियों में शामिल होने का प्रयत्न करे, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या 7 साल का कारावास और जुर्माना दोनों मिल सकता है। और इसके लिए, इस प्रकार की हरकत करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करता है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर कोई बयान जारी करता है, तो भी वो दोषी है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के आंदोलनों को फंडिंग करता है, तो भी वो दोषी है। मतलब संजय राउत ने बीएनएस के, मैं कोई वकील नहीं हूं, फिर भी जो थोड़ा बहुत कानून की समझ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि संजय राउत ने बीएनएस के सेक्शन 150 के तहत कायदे का उल्लंघन किया है, देश विरोधी बयान दिया है, और इस व्यक्ति के खिलाफ मुंबई पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। और 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया या संजय राउत ने रिट्रैक्ट नहीं किया अपने स्टेटमेंट को,
तो मैं स्वयं लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के संजय राउत के खिलाफ अपराध दर्ज करने का अपील करूंगा, अपना लेटर दूंगा, अपनी चिट्ठी दूंगा और ऐसे संजय राउत के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार की सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सरकार के विरोध में अगर कोई बोलना चाहता है, गलत नहीं है, बोलना चाहिए, यह डेमोक्रेसी का तरीका है। विरोधी पक्ष को पूरा अधिकार है सरकार की आलोचना करने का, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। हिंसक एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बंदूक लेकर के आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। जो लोग भी हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारी मांग है।